हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जियोग्राफिकल प्राइसिंग की हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को सेट करते हैं जियोग्राफिकल वाइज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मान लो कि एक कंपनी जो है वो दिल्ली में प्रोडक्ट को बना रही है और उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ऑल ओवर द कंट्री सेल कर रही है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। जो हमारे पास वाला एरिया है उसमें तो कम कॉस्ट आएगी, लेकिन जो ज़्यादा दूर वाला एरिया है उसमें ज़्यादा कॉस्ट आएगी, तो कस्टमर से ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा चार्ज करेगी। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जियोग्राफिकल वाइज प्राइसिंग जो है वो चार्ज करते हैं। तो एक्चुअल में होता है कि ये पढ़ लेते हैं, इसके अंदर भी कुछ बेसिक पॉइंट्स आते हैं। तो another major pricing decision is to be taken by the marketer relating to the policy in pricing its product to customer located in different parts of the country or the world. When the product is transported from one place to another place, you have to incur costs like labor charges for loading and unloading, transportation, insurance, storage, warehousing, customs and excise duty, etc. Some of these costs increase with the increase in the distance, since the cost of carrying of the product from the factory to a distant customer will be definitely more than that of carrying it to the customer in the nearby locations. The company has to devise a careful thought out method to ensure that it doesn't lose business from distant customer by loading the entire transportation cost on the price charged to them, or alternatively annoy the nearby customer by making them share a high proportion of the cost of transporting to distant customers. तो यहाँ पे ये कहा गया कि जियोग्राफिकल वाइज हम क्या कर रहे हैं, प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं। मान लो कि जो एक नियर बाई प्लेसेस है उनसे तो कम प्राइस चार्ज किया जा रहा है और दूर वाले लोगों से ज़्यादा प्राइस। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। जब हम दूर वाले लोगों को क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स को, डिस्टेंस प्लेसेस वाले कस्टमर्स को प्रोडक्ट को जो है सेल कर रहे हैं। तो अब कंपनी ये तो नहीं है कि अपने डिस्टेंस प्लेसेस वाले कस्टमर को छोड़ देगी, उनको जो है वो गुड्स को नहीं सेल करेगी। अब क्या होता है, उसमें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आ रही, बल्कि लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस आ रहे हैं, इंश्योरेंस चार्जेस आ रहे हैं, स्टोरेज चार्जेस आ रहे हैं, वेयर हाउसिंग, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी, तो ये सारी चीज़ आ रही है। अब क्या होता है, जो ज़्यादा दूर लोकेशन पे है उनसे कस्टमर अगर कंपनी ज़्यादा चार्ज करती है तो वो क्या कहेंगे, वो हो सकता है कि कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले, क्योंकि उनके जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट है वो कम प्राइस में मिल रहे हैं, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाए। तो इस तरीके से कंपनी को ये डिसाइड करना है कि किस बेसिस पे जो है वो प्राइस को चार्ज करेगी। सो देयरफॉर यू हैव टू डिसाइड द पॉलिसी वेदर यू चार्ज ऑल द कस्टमर यूनिफॉर्मली इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन और चार्ज डिफरेंटली एज पर द डिफरेंस इन लोकेशंस. So following are some of the method which is available to marketers to sort out this problem. अब प्रॉब्लम ये आती है मार्केटर के पास, वो किस तरीके से प्राइसिंग चार्ज करे, क्या हर एक कस्टमर से सेम प्राइस चार्ज करे या फिर लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज करे। तो उसके लिए कुछ मेथड दिए गए, कौन कौन से मेथड है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है फ्री ऑन बोर्ड ओरिजिन प्राइसिंग। तो ये क्या कहता है, अंडर द free on board origin pricing method, customer has to bear the entire transportation cost and other incidental costs like unloading, insurance, etc. from the first point of the product is loaded on the truck, shipboard, airline or trail. The seller bear only the cost up to loading the merchandise, means goods, on the carrier, while the buyer bear all the remaining expenses. This obviously means that the return to the seller will be constant, while the product price will differ from one group of the customer to other depending on their location in relation to the point of production. In the case of movement of the product by rail, this method is referred to as free on rail origin pricing. Since each customer is expected to bear the expenses involving in moving the product to the place where he wants it, it appears that free on board origin pricing is a fair and equitable way to allocate freight charges as per the distance of buyers. It is also easy for the seller to comprehend and implement. The advantages of this method is that the product will be highly priced to a different customer and quite cheap to a nearby customer, so therefore customer may like to buy from the nearby suppliers in order to avoid high cost. In case you adopt this method of geographical pricing, distant customer may gradually shift to competitors nearer to their location. It means that all companies may have to contend with selling their product only to nearby customers, and no company can perhaps hope to capture a different distance market. So this in fact will create geographical monopolies, each company enjoying a monopoly in the close by market and the consumer being denied the benefit of the choice. अब फ्री ऑन बोर्ड मार्केटिंग क्या कहती है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। और फ्री ऑन बोर्ड ओरिजिन प्राइसिंग, इसमें कहा गया कि एक कंपनी क्या करती है, वो कहती है कि भाई हम ट्रक में लोड कराने तक का जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंस होगा लोडिंग तक का, वो हम पे करेंगे। बाकी बायर पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लेके जाना चाहता है। सारा का सारा खर्चा बाकी का किसका होगा, बायर का होगा।
चाहे वो दिल्ली लेके जाए, चाहे कनाडा लेके जाए, कहाँ पे भी लेके जाए, कस्टमर ने लोड करा दिया ट्रक में, वहाँ तक का जो सेलर है, सेलर ने अपने प्रेमाइसिस से जहाँ पे भी उसका सामान है वहाँ से एक ट्रक में लोड करा दिया, उतना पैसा जो है वो किसका होगा, हमारे सेलर का होगा। लोडिंग तक का पैसा सेलर का होगा, बाकी जितना भी अमाउंट होगा वो कौन पे करेगा, बायर पे करेगा अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब इसका एक नुकसान क्या होगा, इसका एक डिसएडवांटेज इसी होगा, जो डिस्टेंस बाय सेलर बायर होंगे, जो डिस्टेंस बाय सेलर होंगे, एक कंपनी जो है उनको कैप्चर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको ज़्यादा कॉस्ट आएगी। अगर उस कंपनी से ख़रीदेगी तो वो उस कॉम्पिटिटर से ख़रीदेगी, या जो नियर बाय सेलर होगा उनसे परचेज़ करेगी। तो इससे ये होगा कि एक कंपनी जो है अपने एरिया के, अपने लोकेशन के एरिया में जो है वो सामान ज़्यादा बेच पाएगी और वहाँ पे मोनोपोली को क्रिएट कर पाएगी। सो उसके बाद आता है यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइस, क्योंकि वो एक कंपनी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रही, डिस्टेंस कस्टमर को कवर नहीं कर पा रही, तो वो सेकंड मेथड का यूज़ कर सकती है। सेकंड मेथड है यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइस, मींस हर किसी के साथ जो है सेम प्राइसिंग को चार्ज किया जाएगा, किसी के साथ डिफरेंट प्राइस चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे वो हमारे पास वाला कस्टमर है चाहे वो दूर वाला कस्टमर है, हर किसी से इक्वल चार्ज किया जा रहा है। यानी कि जो पास वाले कस्टमर है अब उनको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक कंपनी क्या करती है, जितना टोटल कॉस्ट आती है, चाहे वो पास वाले कस्टमर चाहे वो दूर वाले कस्टमर हो, उनको क्या करती है, एग्रीगेट कर लेती है, ठीक है, उनका एवरेज निकालती है और हर एक कस्टमर से वो अप्लाई करती है। पढ़ लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। यूनिफॉर्म डिलीवर प्राइसिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग द सेम प्राइस टू ऑल द कस्टमर irrespective of their location. This is done by averaging out the freight cost and the distribution it equally on each unit of the product. So this method of pricing is at time referred to as the postage stamp pricing, since postage rate are the same within a country for all the destination. एक कंट्री के अंदर जितने भी डेस्टिनेशन आते हैं, जितने भी प्लेसेस आते हैं, उन सब के साथ क्या कर रही है, सेम प्राइसिंग को चार्ज कर रही है, चाहे वो कितना दूर रहो चाहे कितना ही पास हो। So the advantages of the uniform delivered pricing is that it doesn't discriminate among customers based on distance and easy to administer. A company may advertise its price, nationality and project a national image of the company. Many product of the company used such as soap, toothpaste are priced the same all over the country. अगर हम बात करते हैं सोप्स की, अगर हम बात करते हैं टूथपेस्ट की, अगर हम बात करते हैं चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो सेम प्राइस जो है वो बेसिकली चार्ज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म प्राइस एक कंपनी क्या कर रही है, चार्ज कर रही है। So however the risk you face in following this strategy is that a competing company which adopt the free on board origin pricing technique may price out your company product in location close to that company, because under free on board pricing origin pricing method the cost will be lesser for shorter distance. अब क्या होता है, जो कंपनी यूनिफॉर्म प्राइसिंग का यूज़ कर रही है, मीन्स ऑल ओवर द जो भी एक कंट्री के अंदर जितनी भी डेस्टिनेशन है उनसे सबसे सेम प्राइस चार्ज कर रही है, चाहे वो पास वाली डेस्टिनेशन है चाहे वो दूर वाली डेस्टिनेशन है, एवरेज करके। अब इसका बेनिफिट आपका कॉम्पिटिटर उठा सकता है अगर वो फ्री ऑन बोर्ड जो है ओरिजिन प्राइसिंग चार्ज कर रहा है, मीन्स वो पास वाली कंपनी को, पास वाली जो कस्टमर है उनको कम प्राइस पे जो है प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, तो कंपनी जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट क्यों जो है वो यूज़ करेगी, वो तो उस कस्टमर के, आपके कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करेगी, क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कम प्राइस में प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, क्योंकि वो फ्री ऑन बोर्ड जो है ओरिजिन प्राइसिंग का यूज़ कर रहे हैं, इस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड आता है जोन प्राइसिंग। जोन प्राइसिंग इज द मिडिल पाथ between free on board origin pricing and uniform delivered pricing. Under this method the entire market is divided into a number of geographical zone, and each zone has a separate price fixed on the basis of the average freight cost to the zone. The product is sold at a one price within the zone irrespective of the location of the customer in that zone. For instance, India may be divided into 4 zones, say north, south, east and west, and all the customers in the north zone will pay the same price for a product which will be different from the price charged to the customer in each one of the other 3 zones and vice versa. अब क्या कहा गया, मान लो एक कंपनी क्या करती है, एग्जांपल दिया गया जोन के हिसाब से क्या कर रही है, प्राइसिंग को चार्ज कर रही है। ज्योग्राफी, एक पूरी कंट्री को ज्योग्राफिकल एरिया में डिवाइड कर दिया। मान लो अगर हम दिल्ली की बात करें या इंडिया की बात करें तो नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, तो एक पर्टिकुलर जोन के अंदर जितने भी कस्टमर आते हैं चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हो, उनसे सेम प्राइस जो है वो चार्ज करेगी। डिफरेंट जोन में डिफरेंट प्राइस को चार्ज किया जाएगा। So however, customer living in one side of the board of 2 zones will find that they have to pay a higher price than those of the other side just because their place
did not fall on the other side. Secondly, it also suffer from the same disadvantages as uniform delivered pricing is that customers located in different zone may find a competing company price offer more attractive since the company is located nearby and is following the free on board origin pricing strategy. अब ये तो आपको पता चल गया कि ये होता क्या है, जोन के बेसिस पे किस तरीके से प्राइसिंग को चार्ज किया जाता है. अब एक चीज़ और आती है कि अगर आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, वो फ्री ऑन जो है बोर्ड ओरिजिन प्राइसिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो जो जोन है पास में है उनसे तो आप कम प्राइस चार्ज करोगे. जो जोन दूर है, ठीक है, डिस्टेंस प्लेसेस पे है, उनसे आप क्या करोगे, ज़्यादा प्राइस चार्ज करोगे. कस्टमर ये देखेगा कि भाई ये कंपनी हमसे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रही है क्योंकि हम डिफरेंट डिस्टेंस लोकेशन पे है, लेकिन उसके जो कॉम्पिटिटर है, उसकी जो कॉम्पिटिटिव फर्म है, वो कम प्राइस चार्ज कर रही है क्योंकि उसके नियर बाय लोकेशन है. तो एक कंपनी जो कस्टमर है वो कॉम्पिटिटर के प्राइस को जो है वो कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट को परचेज़ करेगी क्योंकि वो कम प्राइस में उसको अवेलेबल हो रहा है. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो बेसिक पॉइंट प्राइसिंग क्या होता है. इस मेथड के अंदर किस तरीके से प्राइसिंग को जो है वो यूज़ किया जाता है. कंपनी सेलेक्ट अ पर्टिकुलर सिटी और टाउन एज अ बेसिक point and the price of the product include the transportation cost from the selected basing point to the location of the customer irrespective of the place from which the product is transported. A company might set New Delhi as the basing point and charge all customers the cost of moving the product from New Delhi to their location. In this example, if the product is manufactured at Kanpur, a Kanpur customer is charged at the transportation cost from New Delhi so close to the actual production point. Kanpur customer has to pay a price higher than the one paid by a New Delhi customer, thus using a place other than the place from which the goods are actually transported as basing point, raising the product price to customers near the production point and lower to those close to the basing point, even if the latter are located far away from the place of production as compared to the former. One way of getting over this is to set up multiple basing points and charge the customer for transportation from the nearer basing point. So this is almost like zone pricing. Actually, to overcome the disadvantages of zone pricing, basing point pricing is deployed. तो ये होता क्या है बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग, इसको हम समझ लेते हैं. मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं. एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो कानपुर में है. उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग तो कानपुर में कर रही है लेकिन एक बेसिक पॉइंट बना दिया न्यू दिल्ली. वहाँ वो सारे के सारे जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है वो न्यू दिल्ली के अंदर जो वेयर हाउसिंग है वहाँ पर रख रही है. तो वो क्या करती है, सिर्फ एक वेयर हाउस नहीं बनाती, वो अलग अलग जोन पे अलग अलग जो है बेस डिसाइड करती है. न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग बेस जो है वो डिसाइड करती है, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को रखती है ताकि वो इजीली कस्टमर को सेल कर सके. अब जो मान लो कानपुर में कस्टमर है, वो उसको सामान चाहिए, तो उसके पास सामान कहाँ से आएगा, जो उसके नियरर वाला जो बेसिंग पॉइंट है वहाँ से उसको जो है सामान उसको डिलीवर होगा. ठीक है. अब इसके एक डिसएडवांटेजेस, मान लो एक कंपनी सिर्फ एक जो है बेसिंग पॉइंट बनाती है, कानपुर में वो मैन्युफैक्चर कर रही है, बेसिंग पॉइंट सिर्फ न्यू दिल्ली बनाया, तो जो कानपुर का कस्टमर है उसको अगर सामान चाहिए तो न्यू दिल्ली से आएगा, तो इससे क्या होगा, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बन जाएगा, तो वो उसके कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट हो जाएगा. लेकिन कंपनी क्या करती है, सिर्फ एक बेसिक पॉइंट नहीं बनाती, वो अलग अलग डिफरेंट जगह पे बेसिक पॉइंट बनाती है जिससे कि जो कस्टमर को प्राइस है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना पड़े. उसके बाद आता है हमारा फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग. इसमें क्या कहा गया, देयर में बी इंस्टेंस लाइक फ्री होम डिलीवरी वेयर अ कंपनी चार्ज ओनली सेल प्राइस and does not charge anything additional from any customer as freight charges. The price of the product include the freight charges and all the customers are charged the same prices irrespective of their location since the freight expenses are mostly borne by the seller. So this method is referred to as freight absorption pricing. अब इसके अंदर क्या होता है, हर एक कस्टमर से सेम प्राइस चार्ज किया जाता है, जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो प्रोडक्ट के प्राइस में ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि आप मीशो से सामान खरीद रहे हो, आप अमेज़न से ख़रीद रहे हो, तो वो क्या करते हैं, डिलीवरी चार्जेस आपसे नहीं मांगते, वो जो है जो एक्चुअल प्रोडक्ट के जो प्राइस शो किए जा रहे हैं वही प्राइस आपसे जो है वो चार्ज करते हैं. सो दिस मेथड ऑफ जियोग्राफिकल प्राइसिंग इज सुटेबल इन द फॉलोइंग केसेस. कब कब ये मेथड सुटेबल है, व्हेन द कंपटीशन इन द मार्केट इज़ वेरी सीवियर एंड द कंपनी हैज़ नो चॉइस बट टू कीप द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट एज लो एज पॉसिबल. अब ये जब भी फ़ायदेमंद है जब एक कंपनी को बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ता है. ठीक है.
व्हेन द कंपनी वांट टू एफर्ट्स इनटू अ न्यू मार्केट, जब एक कंपनी नए मार्केट में एंटर करना चाहती है, व्हेन इट एक्सपेक्ट्स लार्ज बिजनेस टू बी जनरेटेड ड्यू टू इट्स प्रोडक्ट प्राइसिंग बीइंग लो, विच इन टर्न विल हैव द इफेक्ट ऑफ लोअरिंग एवरेज कॉस्ट। ठीक है, जब एक कंपनी जो है अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को जो है वो समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है हम प्राइसिंग को चार्ज करते हैं जियोग्राफिकल वाइज। तो इसके अंदर हमें 4 पॉइंट्स लिख के आने हैं। आप स्पेसिफिकली सबसे पहले क्वेश्चन जब भी एग्जाम में लिखोगे आंसर, तो आपको ये दिखाना है जियोग्राफिकल प्राइसिंग के अंदर कौन से मेथड का आप यूज़ करते हो। फ्री ऑन बोर्ड ओरिजिन प्राइसिंग मेथड, सेकंड है यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग मेथड, थर्ड है जोन प्राइसिंग मेथड, फोर्थ है बेसिक पॉइंट प्राइसिंग मेथड, फिफ्थ है फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग मेथड। उसके बाद आप सभी को जो है इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है और एग्ज़ाम के अंदर आपको सिर्फ 23 जो है वो शीट्स मिलती है, जिसमें से आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो है वो 3 to 4 शीट्स के अंदर आंसर लिख के आते हो। उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर जो है उन 23 शीट्स के अंदर ही जो है कंप्लीट करना होता है। अगर आप एक ही क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा बना दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखोगे, तो आप बाकी क्वेश्चन जो है वो नहीं कर पाओगे। तो सोच समझ के जो है ध्यान से लिख के आना। मैंने समझा दिया है आपको, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर अभी कोई डाउट है तो आप फिर से इसको जो है वो रीड कीजिए और समझिए। वीडियो को एक बार फिर से